डार्क साइकोलॉजी में ऐसी 3 पर्सनैलिटीज होती है जिन्हें कि पोटेंशियली हार्मफुल और मैनिपुलेटिव कंसिडर किया जाता है। DPT डार्क पर्सनैलिटी ट्रायड, इनमें आते हैं नार्सिसिज्म, मैकियावेलिज्म और साइकोपैथी। अब इसमें से आज हम देखेंगे नार्सिसिज्म। आखिर नार्सिसिज्म है क्या? नार्सिसिज्म असल में एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो कि सेल्फ सेंटर्ड होती है। ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने आप को औरों से सुपीरियर समझते हैं। इतना सुपीरियर कि लोगों की परवाह करना या फिर उनके इमोशन की कदर न करना यह उनका एक नॉर्मल नेचर होता है। एशियंट ग्रीस में इसी पर्सनैलिटी के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, ह्यूब्रिस, यानी कि एक्सेसिव प्राइड या फिर डेंजरस ओवर कॉन्फिडेंस। हालांकि नार्सिसिज्म को लेट 1800 से एक साइकोलॉजिकल टर्म बताया जाता है। उससे पहले नार्सिसिज्म को एक सेक्सुअल परवर्जन या फिर एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो नॉर्मल डेवलपमेंट में कंसिडर किया जाता था नार्सिसिज्म को। और आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन संस्कृत में नार्सिसिज्म के लिए एक वर्ड है, दर्प, जो कि एक और वर्ड से लिया गया है, दर्पण, यानी कि आईना। और आईने में इंसान क्या देखता है? अपना खुद का रिफ्लेक्शन। और इस रिफ्लेक्शन के ही बेसिस पर नार्सिसिज्म वर्ड का ओरिजिन है। असल में इसकी शुरुआत हुई है एक रोमन पोएट ओविड्स मेटामॉर्फस की कुछ कविताओं से, जिसमें उसने जिक्र किया है एक खूबसूरत यंग मैन का। और ये आदमी इतना खूबसूरत था कि जो कोई उसे देखता वो उसके प्यार में पागल हो जाता, और उसका नाम है नार्सिस। और उस स्टोरी के हिसाब से नार्सिस की मौत का कारण भी उसकी खुद की खूबसूरती ही थी। उसने अपने आप से प्यार करना चाहा, वो ऐसा प्यार पाना चाहता था जो उसे कभी नहीं मिलता। सारे दिलों को तोड़ने वाला नार्सिस भी अपने दिल को टूटने से नहीं बचा पाया। और सबसे दुखदायक बात यह थी कि उसका दिल तोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि वो खुद था। और तब से नार्सिसिज्म वर्ड ओरिजिन में आया, हार्मफुल सेल्फ लव। अगर आपको नार्सिस की कहानी नहीं पता तो कमेंट कीजिए, क्या मैं उसकी कहानी पर एक अलग से वीडियो बनाऊं। तो चलिए वापस चलते हैं नार्सिसिज्म की तरफ। अब सारे इंसानों में लगभग कुछ मात्रा में नार्सिसिज्म पाया जाता है, जो कि होना ज़रूरी भी है, जो कि इंसान की डेवलपमेंट में और उसकी सेल्फ स्टीम बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन अगर ये नार्सिसिज्म हेल्दी नार्सिसिज्म से एक्सट्रीम नार्सिसिज्म बन गया तो दिक्कत हो जाएगी। एक्सट्रीम नार्सिसिज्म की सबसे पहले बात अर्नेस्ट जोन्स ने की थी, और उनकी इन्हीं थियोरी में गॉड कॉम्प्लेक्स का भी जिक्र है। उनके हिसाब से नार्सिसिस्ट लोग बेचीदा होते हैं, जो कि अपने आप को अलग और महत्वपूर्ण समझते हैं, जो कि खुद ही से इंस्पायर और खुद ही को एडमायर करते हैं। उनके हिसाब से वही सर्वशक्तिशाली और सर्वज्ञानी है। आम भाषा में कहूँ तो वो खुद को भगवान समझते हैं। और इसी डेफिनेशन को बाद में सिगमंड फ्रॉइड ने भी एक्सप्लेन किया है। अगर कोई नार्सिसिस्ट इंसान को प्यार करेगा तो उसके हिसाब से उस प्यार का कारण भी वो खुद है। और वो यहाँ तक सोचते हैं कि जो आदमी उनसे प्यार करता है वो उसकी खुशकिस्मती है, उसे प्यार करने के लिए आप मिले। और ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट आदमी का ईगो बूस्ट करती है। यकीन मानिए, नार्सिसिस्ट लोग ऐसा सोचते नहीं हैं, बल्कि उनकी सोच ही वैसी होती है। और बाकी ट्रेड्स की तरह इसमें भी आपके चाइल्डहुड और सर्कमस्टेंसेस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। एक नार्सिसिस्ट आदमी स्टार्टिंग में तो चार्मिंग और अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन वो आदमी आपको सिर्फ दर्द दे सकता है और कुछ नहीं, क्योंकि वो अपने आप को छोड़कर किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। नार्सिसिज्म के 3 टाइप्स हैं, हेल्दी लेवल नार्सिसिज्म, डिस्ट्रक्टिव लेवल नार्सिसिज्म और पैथोलॉजिकल लेवल नार्सिसिज्म। हेल्दी लेवल नार्सिसिज्म एक्चुअल में एक अच्छे लेवल का नार्सिसिज्म है, क्योंकि इसमें इंसान अपने आप को कीमत देता है और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के कोई मायने होते हैं। अगर ये नार्सिसिज्म आप में है तो आपको बेसिक लेवल की सेल्फ वर्थ तो होगी ही, और ऐसे लोगों में भी हाई लेवल का सेल्फ एस्टीम देखने को मिलता है। हेल्दी नार्सिसिज्म आपको एक्चुअली मेंटली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से फ़ायदे देता है। आप उदास कम रहेंगे और हर चीज़ की चिंता नहीं करेंगे। सेकंड है डिस्ट्रक्टिव नार्सिसिज्म। अब जब आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाए तो जान लीजिए कि आप हेल्दी से डिस्ट्रक्टिव में आ चुके हैं। डिस्ट्रक्टिव नार्सिसिज्म का मेन ट्रेट है एक्सट्रीम ग्रैंडियोसिटी। इसका मतलब ये लोग अपने आप को सुपीरियर, यूनिक और इनवल्नरेबल समझते हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, लैक ऑफ एम्पैथी। डिस्ट्रक्टिव नार्सिसिज्म से शुरुआत होती है डिस्ट्रक्टिव नेचर की। ये लोग दूसरों की कतई परवाह नहीं करते। अगर इन लोगों के सामने एक इंसान की ज़िंदगी भी उजड़ जाए तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए सबसे प्रायर इनके खुद के इमोशंस होते हैं और किसी चीज़ के नहीं, ना ही किसी और के,
ना ही उनके प्यार के, ना ही उनके घर वालों के। और इसीलिए ये एक डिसऑर्डर है, एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर। और लास्ट में आता है पैथोलॉजिकल लेवल ऑफ नार्सिसिज्म। अब ये सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है नार्सिसिज्म का। इसको गॉड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ये लोग लगभग अपने आप को भगवान समझते हैं और इनका एक बेसिक ट्रेट होता है बोर्डम। ये लोग बड़ी आसानी से बोर हो जाते हैं, इसीलिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किसी के इमोशन के साथ खेल सकते हैं। इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये लोग हमेशा सर्च ऑफ पावर में रहेंगे। अपने आप को प्रिविलेज्ड साबित करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाईली इन्फ्लुएंशियल और मैनिपुलेटिव। डिस्ट्रक्टिव नार्सिसिज्म में भी मैनिपुलेशन का थोड़ा पार्ट है, लेकिन जो पैथोलॉजिकल लेवल ऑफ नार्सिसिज्म है वो एक्सट्रीम लेवल है। वो बेहतर मैनिपुलेटर्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये लोग आपके इमोशन को समझते नहीं, बस वो समझना नहीं चाहते। हाई डिग्री ऑफ इमोशनल कोशेंट होने के बाद भी ये लोग उस चीज़ का इस्तेमाल सिर्फ आपके खिलाफ ही करेंगे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक नार्सिसिस्ट पर्सन को होता है कि अगर उसने अपने सेल्फ स्टीम को सेटिस्फाई नहीं किया तो वो चीज़ जेलसी और इनसिक्योरिटी में बदल जाती है, और वो इस हद तक बदलेगी कि वो इंसान खुद से नफरत करेगा, उसे खुद से ही घिन आने लगेगी। ये लोग अक्सर रिलेशन मेंटेन करने में कमज़ोर होते हैं क्योंकि इनके लिए सामने वाले की इमोशन की कोई कदर नहीं। इसीलिए नार्सिसिस्ट लोग अपने लव लाइफ में या फिर फैमिली में बहुत ही बेकार होते हैं, और चांसेस होते हैं कि इनके बच्चे ट्रॉमा में या फिर एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाएं, क्योंकि उन बच्चों को अपने नार्सिसिस्ट माता पिता का ईगो सेटिस्फाई करना पड़ता है। और लास्ट, हालांकि नार्सिसिस्ट लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, लेकिन इन लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा इमोशन होता है ईगो। अगर आप इनको प्रिविलेज फील कराएंगे तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस आपको उनके ईगो को आपके मोटिव के साथ कनेक्ट कर देना है और वो इंसान आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि अगर उस आदमी को पता भी चल गया है कि वो मैनिपुलेट हो रहा है, तब भी वो उसे करेगा क्योंकि आप उसका ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो। और एक नार्सिसिस्ट के लिए सुपीरियर फीलिंग के अलावा कोई और फीलिंग मैटर नहीं करती। अब बात करते हैं नार्सिसिस्ट होने के एडवांटेजेस की। आप सोच रहे होंगे क्या इसके एडवांटेजेस भी है? हाँ है। नार्सिसिस्ट लोग अक्सर मेंटली टफ होते हैं, यानी कि दूसरों के इन्फीरियर ओपिनियंस का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोअर एंजाइटी और डिप्रेशन के रिस्क से तो ये लोग कोसों दूर होते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, ये लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा का मतलब अगर आप समझ नहीं पा रहे तो मैं एक कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूँ कि जो टॉप 1% लोग हैं पूरी दुनिया में, उनमें से ज़्यादातर नार्सिसिस्ट हैं। पर ऐसा क्यों? आपके दिमाग में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ऐसे दो पार्ट होते हैं। कॉन्शियस दिमाग आपके कंट्रोल में होता है और आपसे ऑर्डर लेता है, और सबकॉन्शियस दिमाग आपके कॉन्शियस दिमाग से ऑर्डर लेता है। इसका मतलब जो भी आप सोचते हैं अपने बारे में, अपने करियर के बारे में या फिर अपने भविष्य के बारे में, वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप वही बने जो आप सोचते हैं। अगर आप अपने आप को एक कमज़ोर और इन्फीरियर पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं तो आप वही बनेंगे, और अगर आप अपने आप को एक सुपीरियर और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं तो आप वही होंगे। सबकॉन्शियस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो किसी चीज़ के पीछे का जस्टिफिकेशन नहीं मांगती। बस आपको उसे बताना है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, सुपीरियर हो, मेंटली स्टेबल हो, और वो उस बात को मान लेगी। और नार्सिसिस्ट लोगों की सबकॉन्शियस आम लोगों के तुलना में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इतनी स्ट्रांग कि बाकी चीज़ों का उन पर आसानी से असर नहीं होता। जो जितना बड़ा सोचेगा वो उतना ही बड़ा होगा। बस आपको उस सोच में यकीन होना ज़रूरी है। तो मेरी क्या सोच है नार्सिसिज्म के ऊपर? देखो, मेरे ख्याल से एक हेल्दी नार्सिसिज्म होना अच्छा है। आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना भी ज़रूरी है। आप हम्बल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेइज्जती सहन करें। आपको अपनी कीमत का अंदाज़ा होना ज़रूरी है। तो आप कहोगे कि नार्सिसिज्म के साथ जो फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी आती है उसका क्या? तो मैं कहूँगा कि आप अपने ईगो को आपकी ज़िंदगी से बड़ा मत बनाइए। क्या फ़ायदा ऐसी सुपीरियरिटी का जिसका कोई मोटिव ना हो? क्या फ़ायदा ऐसी सुपीरियरिटी का जिसकी कोई ज़रूरत ना हो? क्या फ़ायदा ऐसी सुपीरियरिटी का जिसका कोई असल अस्तित्व ही ना हो? क्या फ़ायदा ऐसी सुपीरियरिटी का
जो कि सुपीरियर ना होकर बस एक खोखला एहसास हो। पूछिए अपने आप से, क्या ये खोखलापन आप में है? लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। हम अब 500 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं, जो कि एक अच्छी खासी अचीवमेंट है। सो थैंक यू फॉर 500 सब्स। अब हम एक बड़ी फैमिली बन चुके हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनता है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स की कदर करूं। इसीलिए अब आने वाली जो वीडियो होगी वो आपकी पसंद की होगी। आप कमेंट्स कीजिए और उनमें से मैं कोई भी कमेंट चुनूंगा जिसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ और स्टे क्यूरियस।